दोस्तों जय श्री राम। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एफएमडी के बारे में, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में। आप लोग जानते हैं कि एफएमडी जो है एक वायरल बीमारी है। ये बड़े जानवरों में जानलेवा नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे जो 3 महीने से कम के होते हैं, इस बीमारी के चलते उनकी जान भी चली जाती है। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है और क्या बेहतर से बेहतर उपाय किया जा सकता है, इस बात की चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि नाम है फुट एंड माउथ डिजीज, ये मुंह में छाले पड़ते हैं, साथ ही साथ पैरों में छाले पड़ते हैं, खुरी के बीच में छाले पड़ते हैं, जिससे जानवर को चलने में तकलीफ़ होती है और मुंह से वो चारा नहीं खा पाता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके मुंह में। इसलिए एफएमडी में आप देखेंगे तो हाई फीवर के साथ साथ मुंह में छाले और सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है और मुंह से वो बार बार जीभ को चलाती है और चप चप की आवाज़ आती है। जो सलाइवा भी है वो नीचे तक ड्रूल होके आता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण मिलते हैं, साथ ही साथ उसके चलने में समस्या आ रही है, तो आपको एफएमडी के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। एफएमडी आजकल विंटर में कॉमन है। विंटर में इसके आउटब्रेक भी देखने को मिलते हैं और कई जगहों पे इसका आउटब्रेक देखने को अभी मिल रहा है। तो एफएमडी का इलाज क्या करना है, ये आपको जान लेना चाहिए। मैं बता दूं कि एफएमडी वायरल डिजीज़ है, तो इसका सटीक इलाज कोई नहीं है, लेकिन आप सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस और पेन मैनेजमेंट को अगर मैनेज करते हैं तो एफएमडी से ग्रसित पशु को लाभ मिलता है और वो जल्दी से चारे पे आता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस को आप रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर एफएमडी मुंह में हो गया है और पैरों में हो गया है, तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है। तो वायरस को वहाँ कंट्रोल करने के लिए जो एफएमडी के लिए कहा जाता है, वो ग्लिसरीन और उसमें बोरिक एसिड आपको मिलाना होता है, यानी कि बोरोग्लिसरीन बनाना होता है। 10 ग्राम बोरिक एसिड आप 100 ml ग्लिसरीन में मिक्स करके बोरोग्लिसरीन बना लेंगे और उसको दिन में 2 से 3 बार अगर मुंह में लगाते हैं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है और ये वायरस को भी मारता है, साथ ही साथ मुंह के जो लीजन्स हैं उनके पेन को भी कम करता है। तो पहला काम करना है कि आपको मुंह में बोरोग्लिसरीन लगाना है। दूसरा जो हम लोग अप्रोच लेते हैं वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए या किल करने के लिए, वो है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट का आप 1% सॉल्यूशन बना करके मुंह और साथ साथ उसके पैरों की धुलाई कर सकते हैं। यह एक तरह से एंटीवायरल की तरह काम करता है और लीजन को हिल होने में मदद करता है। तो 1% पोटेशियम परमैंगनेट कहने का मतलब है कि अगर आप 500 ml वाटर लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट आपको डालना है और फिर वो आपका 1% पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट और बोरोग्लिसरीन दोनों ही वायरस को कंट्रोल करने के लिए है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पोटेशियम परमैंगनेट से मुंह की सफाई करते हैं या पैरों की सफाई करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली ग्लिसरीन नहीं लगाना चाहिए, बोरोग्लिसरीन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट से ग्लिसरीन रिएक्ट करता है और हीट का जनरेशन होता है, जिससे मुंह में और जलन हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट लगा दिया है तो कम से कम आधे 1 घंटे के बाद उसमें बोरोग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। एक नई मेडिसिन आई है ओरल कैविटी में लगाने के लिए, उसे ट्राइसल्फेन कहते हैं। ट्राइसल्फेन इंडिया में अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ट्राइसल्फेन में अगर आप देखेंगे तो इंग्रेडिएंट इसमें 3 होते हैं। एक तो लोकल एनेस्थेटिक होता है, बुपिवाकेन और लिडोकेन रहता है, साथ ही साथ इसमें एड्रेनालिन और सेट्रिमाइड रहता है। सेट्रिमाइड चूँकि पीएच को बहुत डाउन कर देता है और लो पीएच पे जो एफएमडी का वायरस है वो सरवाइव नहीं करता है। तो ये जो ट्राइसल्फेन है एक तरह से पेन रिलीव करता है, साथ ही साथ वायरस को भी किल करता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पीएच को अगर आप डाउन कर देते हैं तो वहाँ पे वायरस जो है सस्टेन नहीं करता है, वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करता है या किल हो जाता है। तो अगर आप पीएच डाउन करने वाली देसी दवाओं में देखें तो आप नींबू का रस भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नींबू होता है वो एसिडिक पीएच के साइड रहता है और एसिडिक पीएच में ये वायरस सरवाइव नहीं करता है। तो मुंह में भी आप नींबू का रस दे सकते हैं और उसको लगा सकते हैं।
लेकिन ये पेनफुल होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल ज़्यादा पेन फील कर रहा है तो उस समय नींबू का रस नहीं लगाना है। नींबू के रस में विटामिन सी की भी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है और विटामिन सी जो है मुंह के लीजन को हील करने में भी काफ़ी मददगार होता है। वो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो विटामिन सी का इस्तेमाल अगर इस केस में अगर आप करेंगे तो जो लीजन्स हैं वो भी फास्ट हील होते हैं। साथ ही साथ वायरस को भी प्रोपगेट होने से रोका जा सकता है, तो यहाँ विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एफएमडी वायरस सिर्फ लीजन ही नहीं करता है, ये एनिमल की इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए विटामिन ई और सेलेनियम का आप एक शॉट इंजेक्टेबल दे सकते हैं, या जो सिरप फॉर्म में जहाँ पे इंजेक्टेबल विटामिन ई सेलेनियम नहीं अवेलेबल है वहाँ सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको भी 5 से 10 दिन तक आप लगातार पिला सकते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है और वायरस को लोड को कम करता है, उसको फर्दर प्रोग्रेस होने से रोकता है, उसकी जो सीक्वल होती है उसको कंट्रोल करता है। अब आते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, एनिमल जो है क्रोनिकली इन्फेक्टेड है, खा नहीं पा रहा है, टेम्परेचर अभी भी हाई है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके एनिमल में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ओरल कैविटी में कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, अगर आप देखेंगे तो ओरल कैविटी में बेहतर एंटीबायोटिक अगर देखा जाए तो एमॉक्सिसिलिन काम करता है, और एमॉक्सिसिलिन के साथ आप क्लोक्सासिलिन या एमॉक्सिसिलिन सल्वेक्टम का जो कॉम्बिनेशन है आता है उसका आप इस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ओरल कैविटी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और सड़न की बदबू आ रही है तो उस समय में एनारोबिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए आप मेट्रोनिडाजोल का भी इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न एनिमल को 3 से 5 दिन तक दे देंगे तो उसमें जल्दी लाभ मिलता है। कभी कभार देखने में ये आता है कि जो खुर जो है वो बिल्कुल सड़ गया है, अलग हो गया है, तो वहाँ पे फुट रॉट अगर हो जाए या असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए तो क्रोनिक केसेस में आप एंटीबायोटिक अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वहाँ टेलमिकोसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें फ़ायदा ये है कि अच्छा पेनिट्रेशन है, इसका बोन में भी पेनिट्रेशन है और सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ हार्ड टिश्यू में इसका पेनिट्रेशन होता है। तो टेलमिकोसिन एक बेहतर ऑप्शन है और इसको रिपीट भी 72 घंटे के बाद करना पड़ता है और कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता ही एंटीबायोटिक है, तो इसका आप इस्तेमाल यहाँ पे क्रोनिक केसेस में कर सकते हैं। तो टिल्मिकोसिन आप क्रोनिक केसेस में लीजिए, अर्ली केसेस में मैं कहूँगा कि आप एमॉक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन वाले एंटीबायोटिक्स को सिलेक्ट कीजिए जिसके चलते सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। पेन मैनेजमेंट के लिए आपको फ्लूनेक्जिन मैग्लुमाइन लेना होगा। फ्लूनेक्जिन मैग्लुमाइन जो है आप देख सकते हैं कि किस लेवल का एनिमल में पेन है। इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप 2.2 mg से वहाँ पे लीजिए। उसके 2.2 mg पे इन्फ्लामेशन, पेन और इंडोटॉक्सीमिया तीनों चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि 450 किलो का अगर गाय या भैंस है तो उसमें आपको 20 ml फ्लूनेक्जिन मैग्लुमाइन लेना होगा, या आप 1.1 से लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 ml लेना होगा। तो शुरुआत के दिन में 20 ml पे रखिए, बाद में उसे 10 ml पे भी ला सकते हैं और उसको 3 से 5 दिन तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्फ्लामेशन को सबसाइड किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फर्दर अगर और आप चाहते हैं कि कुछ देसी उपाय हो जाए जिसके चलते 2-3 दिन तक इंजेक्टेबल लगे और घर में क्या उपचार हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो बोरोग्लिसरीन आपको लगाना है, KMNO4 लगाना है, साथ ही साथ विटामिन सी का अगर सोर्स देखा जाए तो कच्चा आलू होता है। कच्चे आलू में अच्छा खासा विटामिन सी हो। कच्चा आलू आप जानवर को खिला सकते हैं, लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि कच्चा आलू एक साथ बहुत मात्रा में नहीं दी जाती है, अदरवाइज रुमिनल एसिडोसिस हो जाता है, वो अलग एक समस्या पैदा कर देता है। तो आधा से 1 किलो तक आप आलू जानवर को खिला सकते हैं। ध्यान ये भी रखिए कि बहुत बड़ा आलू आप ऑफ़र मत कीजिए, नहीं तो कभी कभी जाके गले में अटक जाता है और फिर ब्लोट बनता है, वो एक अलग समस्या बन जाती है। तो कच्चा आलू विटामिन सी के सोर्स के रूप में आप एनिमल को 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। कुछ हर्बल प्रिपरेशंस हैं जैसे कि रेस्टोबल के नाम से आता है, उसको भी अगर आप देंगे तो स्ट्रेस कम होगा और एनिमल जो है जल्दी रिकवर होगा। तो इस सिरप का भी आप हर्बल जो सिरप आता है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुरी पे बहुत ज़्यादा घाव बन गया है तो मुझे लगता है कि ऐसे क्रीम या स्प्रे यूज़ करने चाहिए, एक तो जो फ्लाई रिपेलेंट हो, मैगट को किल करते हों, साथ ही साथ वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हो। तो ये जो लोरेक्जन स्प्रे आता है इसमें आप देखेंगे तो
प्रोफ्लेविन है, उसमें सेट्रीमाइड है और गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो ये तीनों का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। और जो ओपन वुंड है उस पे अगर इनको लगाते हैं तो उनकी हीलिंग भी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो जो एफएमडी से ग्रसित पेनफुल एनिमल हैं उनके पेन को भी कम कर पाएंगे और उनको जल्दी ठीक होने में आप मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को एफएमडी के केसेस को हैंडल करने में ज़रूर मदद करेगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।